द्रव के बारे में भी, ठीक है। यानी सॉलिड क्या होता है ये हम लोग जान चुके हैं, और लिक्विड क्या होता है ये भी हम लोग जान चुके हैं। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, गैस के बारे में। गैस क्या होता है इसको जानें। थोड़ा सा फिर से ध्यान रखिए, रिवीजन करा देते हैं। ठोस में बताया था कि अगर कोई ठोस पदार्थ है तो उसका आकृति और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन दोनों क्या होगा, निश्चित होगा। और द्रव में क्या बताए थे, आकृति अनिश्चित होगा लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। गैस में आप समझिए कि गैस आप लोग देखे तो नहीं है, गैस तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन गैस जरा सोचिए कि एक डिबिया अगर हम गैस लेकर, एक डिबिया गैस लेकर अगर हम उसको किसी मतलब छोटा सा मान लीजिए एक डिब्बा, ठीक है, एक डिबिया छोटा सा ऐसे बना लेते हैं डिब्बा, ये एक मान लेते हैं ये डिब्बा हो गया, इसमें गैस भर दिया गया है। गैस भर दीजिएगा। अब इस डिब्बे के गैस को एक बड़ा सा डिब्बा में अगर हम रख दें, बड़ा सा डिब्बा में, ये देखिए इतना बड़ा डिब्बा है, तो बताइए कि क्या होगा। तो ये जो गैस के कण है ना, ये पूरे डिब्बे को भर देगा। ये गैस के कण क्या करेगा, इस पूरे डिब्बे को भर देगा, ठीक है। अगर इसको हम खुले कमरे में छोड़ दें तो पूरा कमरा को भी क्या कर देगा, भर देगा। इसका मतलब क्या है कि आकार तो बदल रहे हैं। एक डिब्बा से दूसरे डिब्बा में रखे तो इस डिब्बे के आकार के हो गया, कमरा में रख दिए तो कमरा के आकार के हो गया। यानी जिस पात्र में रखेंगे उस पात्र की आकृति के तो हो जाएगा। लेकिन जरा सोचिए कि अब बताइए कि इस डिब्बा में था तो ये डिब्बा के बराबर जगह घेरा था, और इसमें जब ये बड़ा वाला डिब्बा में रखे तो बोलिए कि क्या बड़े वाले डिब्बे की जगह के बराबर घेरेगा कि ना घेरेगा। रूम में रखेंगे तो क्या होगा, रूम को ही घेर लेगा। इसका मतलब आकार तो बदल ही रहा था। अब बोलिए आयतन भी नहीं बदल रहा है क्या, इसका आयतन इतना जगह ये घेर लिया, यहाँ पर हथनी सा जगह घेरा है, और भी बड़ा अगर डिब्बा में रखेंगे तो और भी ज्यादा थाने की जगह घेरेगा। छोटा डिब्बा में रखेंगे तो उतना ही जगह घेरेगा। रूम में अगर इसको खुला छोड़ दें तो पूरा रूम को घेर लेगा। यानी इसका आकार भी अनिश्चित होता है और आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है, दोनों बदल जाता है, ठीक है। आकार तो जिस शेप में, ये ध्यान रखिएगा, जिस पात्र में रखेंगे उसी पात्र की ये शेप ग्रहण कर लेगा। और आयतन का मतलब क्या कि उतना जगह छेकेगा, जिस पात्र में रखिएगा उस पात्र को ही पूरा भर देता है, ठीक है। इसी वजह से इसका आकार भी अनिश्चित होता है और आयतन भी क्या होता है, अनिश्चित होता है। तो लिखिए, बोल रहे हैं गैस लिखिए और गैस लिखकर हाइफन दीजिए। बोले लिखिए, पदार्थ की वह अवस्था है, पदार्थ की वह अवस्था है पदार्थ की वह अवस्था है जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है, जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है, जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है, दोनों अनिश्चित होता है, उसे गैस पदार्थ कहते हैं, उसे गैस पदार्थ कहते हैं, उसे गैस पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, गैस पदार्थ। जैसे लिखे, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि। इत्यादि। हो गया इत्यादि। अब चलते हैं इसकी प्रॉपर्टी की तरफ। गैस पदार्थ की क्या विशेषता होता है। तो एक तो ये ध्यान रखिएगा, आप प्रॉपर्टी लिख सकते हैं परिभाषा वाला। कौन सा, ये गैस की आकृति और आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है ये। अब दूसरा क्या 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 लिख सकते हैं, समझते चलिए। देखिए, जब हम मूल रूप से ठोस, द्रव और गैस में अंतर बता रहे थे तो ये बता रहे थे कि ठोस के कण जो हो गए ना, ये पास पास होता है। ठोस के कण क्या होता है,
पास पास और यहाँ गैस है। अभी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन बताएंगे। इसके कण पास पास होते हैं। पास पास होने की वजह क्या होता है कि इसके बीच जो अंतरा आणविक बल होता है वो मजबूती के साथ इसको क्या करता है, ये मजबूती के साथ इसको पकड़े रहता है। ठीक है। द्रव के कण थोड़ा सा क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। गैस के कण क्या होते हैं, और दूर दूर होते हैं। समझ रहे हैं ना, ये गैस के कण हो गया। तो हम तो पढ़ रहे हैं गैस, तो एक तो हो गया इसका आकृति और आयतन क्या होता है, अनिश्चित होता है, मतलब दोनों अनिश्चित होगा। गैस के कणों के बीच जो अंतरा आणविक स्थान होता है या अंतरा आणविक बल होता है, अंतरा आणविक बल और अंतरा आणविक दूरी, अंतरा आणविक दूरी, ये दोनों दूरी का है या स्थान का है। अंतरा आणविक दूरी का है या क्या कह सकते हैं, स्थान कह सकते हैं। अंतरा आणविक दूरी क्या है, कि दो अणुओं के बीच यानी दो कणों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, अंतरा आणविक दूरी बोलेंगे। तो गैस पदार्थ के कणों के बीच अंतरा आणविक बल भी कमजोर होता है और अंतरा आणविक दूरी सबसे ज्यादा होता है। ठोस द्रव दोनों से क्या होता है, ज्यादा होता है। अच्छा, जब गैस के कण दूर दूर है यानी इसके अंतरा आणविक बल कमजोर है या कह सकते हैं कि दूर दूर है, तो बोलिए कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, संपीड़ित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, यानी इसको दाब कर एक दूसरे के पास ला सकते हैं या नहीं। ये बिल्कुल ला सकते हैं। आप गुब्बारा में गैस लेते हैं तो बोलिए गुब्बारे को दाब सकते हैं या नहीं दाब सकते, कि हाँ बिल्कुल दाब सकते हैं। या ट्यूब हो गया साइकिल का, मोटरसाइकिल का, तो बोलिए ट्यूब को दाबा जा सकता है कि नहीं, अगर उसमें गैस भरा हुआ है तो दाबा जा सकता है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, यानी कह सकते हैं कि गैस जो होता है क्या होता है, संपीड्य होता है, यानी इसको संपीड़ित किया जा सकता है। उसके बाद इसका घनत्व दूर दूर होने, कणों के दूर दूर होने के कारण क्या होता है, घनत्व सबसे कम होता है। उसके बाद गैस में, गैस के कण गति के लिए स्वतंत्र होता है, इसको एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं रहता है। यहाँ ठोस के कण ध्यान रखिए एक दूसरे के साथ चिपका हुआ है, यानी एक दूसरे से प्रेम, इसके प्रति प्रेम होता है। इसमें थोड़ा सा प्रेम का अभाव हो जाता है और इसमें तो साफ के कोई लेना देना नहीं रहता है। ये अपना कहीं दुनिया में जाए और ये कहीं जाए, ये कहीं जाओ, यानी इसके कण गति के लिए क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रॉपर्टी है, हम आसानी से इसको लिख सकते हैं। तो लिखिए गैस पदार्थों की विशेषताएं, गैस पदार्थों की विशेषताएं, गैस पदार्थों की विशेषताएं। गैस पदार्थों की विशेषताएं, हाइफन दीजिए और लिखे, लिखे गैस पदार्थों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। गैस पदार्थों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। गैस पदार्थों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। हो गया, एक नंबर में लिखिए। देखिए गैसों के आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है। गैसों के आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है। गैसों के आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है। दोनों अनिश्चित होता है। हो गया। उसके बाद दूसरा लिखे बोले, देखिए गैसों का घनत्व सबसे कम होता है। गैसों का घनत्व सबसे कम होता है। गैसों का घनत्व सबसे कम होता है। हो गया। तीसरा लिखिए, देखिए गैस के कण गति के लिए स्वतंत्र होते हैं। गैस के कण गति के लिए स्वतंत्र होते हैं। गति के लिए स्वतंत्र होते हैं। तीसरा हुआ। चौथा लिख के बोल रहे हैं, देखिए गैस के कणों के बीच अंतरा आणविक बल, गैस के कणों के बीच अंतरा आणविक बल, गैस के कणों के बीच
अंतरा आणविक बल सबसे कमजोर होता है। गैस के कणों के बीच अंतरा आणविक बल सबसे कमजोर होता है। अंतरा आणविक बल कहें या अंतरा आणविक आकर्षण बल भी इसको कह सकते हैं। हो गया कितना? चौथा, पांचवा लिखे बोल रहे हैं, लिखे गैस के कणों के बीच अंतरा आणविक दूरी अधिक होता है। गैस के कणों के बीच अंतरा आणविक दूरी अधिक होता है। अंतरा आणविक दूरी अधिक होता है। अंतरा आणविक दूरी अधिक होता है। हो गया, अधिक होता है। छठा लिखे, देखिए गैसों को संपीड़ित किया जा सकता है। गैसों को संपीड़ित किया जा सकता है। संपीड़ित किया जा सकता है। हो गया, ये मूल रूप से ध्यान रखिए, इसकी प्रॉपर्टी हो गया। और भी बहुत सारा प्रॉपर्टी है, लेकिन ज्यादा जानकर क्या कीजिएगा, इसमें पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, ध्यान रखिएगा, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट की तरफ। जैसा कि अंतरा आणविक बल क्या है, अंतरा आणविक दूरी क्या है, ये उसके बाद पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के बारे में जानेंगे। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन जानने के बाद हम लोग ठोस पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, और ये पाठ यहाँ से शुरू होगा, ठोस पदार्थों के वर्गीकरण। ठीक है, तो पहले लिखे अंतरा आणविक आकर्षण बल। अंतरा आणविक आकर्षण बल, अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या लिखना है? अंतरा आणविक आकर्षण, या खाली बल भी लिख सकते हैं, आकर्षण बल। तो अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या होता है समझते हैं। देखिए, आणविक के मतलब अणु होता है। तो पदार्थ के कणों के बीच जो लगने वाला बल होता है ना, यानी पदार्थ के कणों के बीच जो भी लगने वाला बल होता है, उस बल को हम लोग क्या बोलते हैं? अंतरा आणविक आकर्षण बल कहते हैं। यानी कहेंगे कैसे कि पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाले बल को हम लोग क्या बोलेंगे? अंतरा आणविक आकर्षण बल कहेंगे। तो लिखे बोल रहे हैं, देखिए पदार्थ के कणों के बीच, पदार्थ के कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को, पदार्थ के कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को लगने वाले आकर्षण बल को अंतरा आणविक आकर्षण बल कहते हैं। अंतरा आणविक आकर्षण बल कहते हैं। अंतरा आणविक आकर्षण बल कहते हैं। हो गया, अब लिखिए अंतरा आणविक दूरी या अंतरा आणविक स्थान। अंतरा आणविक स्थान या दूरी लिखते हैं। अंतरा आणविक स्थान या अंतरा आणविक दूरी बोले तो देखिए, पदार्थ के कणों के बीच जो खाली स्थान होता है ना, रिक्त स्थान, उसी को क्या बोलते हैं? अंतरा आणविक स्थान बोलेंगे। तो लिखिए बोला है, लिखिए पदार्थों के कणों के बीच या पदार्थ के कणों के बीच, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान को, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान को, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान को, हो गया, रिक्त स्थान को अंतरा आणविक स्थान कहा जाता है। अंतरा आणविक स्थान कहा जाता है।
अब चलिए पदार्थों में अवस्था परिवर्तन। पदार्थों में क्या जानेंगे? अवस्था परिवर्तन। तो पदार्थों में अवस्था परिवर्तन जो होता है इसको जान लेते हैं कि पदार्थों में अवस्था परिवर्तन करने का मतलब क्या होता है? एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन, यानी एक रूप से दूसरे रूप में चेंजिंग को ही क्या बोला जाता है? अवस्था परिवर्तन। तो पदार्थ की 3 अवस्था होता है। कौन से आधार पर? तो भौतिक वर्गीकरण के आधार पर। एक ठोस होगा, उसके बाद क्या होगा? द्रव होगा, और उसके बाद क्या होगा? गैस होगा। ठीक है। जनरली आप लोग देखिएगा कि जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, तो ये बदलता है द्रव। अब द्रव को गर्म करेंगे तो ये किसमें बदलेगा? गैस में। और जब गैस को गर्म करेंगे तो ये प्लाज्मा में बनता है। किसमें? प्लाज्मा अवस्था में ये कन्वर्ट होता है। ठीक है। यहाँ भी लिख सकते हैं गर्म करना। ठीक है। अब यहाँ से आपको चलना है, जब गैस को ठंडा किया जाएगा तो गैस को ठंडा करने पर जनरली क्या बनता है? द्रव बनता है। और द्रव को ध्यान रखिएगा, ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा? ठोस बन जाएगा। तो अब यहाँ से एक चीज आपको समझना होगा, ये चल रहा है। देखिए गैस के कण क्या होते हैं? जब गैस ठोस से चलते हैं। ठोस के कण आप लोग पढ़े हैं कि पास होते हैं। बोलिए ठोस के कण क्या होते हैं? पास होते हैं। जब इसको गर्म किया जाता है तो कणों के, इसके जो भी कण होते हैं ना, कणों के बीच की गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है। गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण क्या होता है? इसके कण, तो ये ध्यान रखिएगा, दूर दूर होने लगता है। और दूर होकर किसमें बदल जाता है? द्रव में बदल जाता है। तो द्रव के कण थोड़ा दूर होता है, ये अलग हो गया। जब द्रव पदार्थ को गर्म करेंगे तो इसके कण और दूर हो जाएगा, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से अब जब गैस पदार्थ को गर्म करेंगे तो क्या होगा? इसके कण और भी, ध्यान रखिएगा, लेकिन ये ना कि गर्म करते जब गैस के, ये ध्यान रखिए, गैस पदार्थों को बहुत सारा ऊर्जा दे दी जाता है, यानी बहुत अधिक ताप दे दी जाता है या वोल्टता बढ़ा दी जाता है, तब इसके कण जितना दूर जाना रहता है उतना दूर चला जाता है। अब एक ऐसा स्थिति बनता है कि उससे दूर नहीं जा सकता है। तो इस परिस्थिति में क्या होता है कि इससे इलेक्ट्रॉन निकल कर एक क्षेत्र में जमा हो जाता है, और उसी ध्यान रखिएगा क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलेंगे? प्लाज्मा। फिर से कह रहे हैं, सुनिए। जब ठोस पदार्थ, मान लीजिए कोई ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ के कण तो पास होते हैं। जब इसको गर्म किया जाता है तो इसके कणों के बीच की गतिज ऊर्जा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बढ़ने के कारण गतिज ऊर्जा बढ़ता है तो गति करेगा ना, यानी कण गति करके दूर हो जाता है, और ये किसमें बदल जाता है? द्रव। जब द्रव को और भी, ध्यान रखिएगा, ज्यादा गर्म करेंगे तो इसका कण और दूर हो जाएगा, और जब और दूर होगा तो ये किसमें बदल जाएगा? गैस में। और गैस के जब हम गैस को क्या कर देना, बहुत ज्यादा, ध्यान रखिएगा, और ऊष्मा दे देंगे या वोल्टता बढ़ा देंगे, इसके कण जितना दूर जाना चाहेगा, मतलब जितना दूर जाना रहेगा उतना दूर मतलब चला जाएगा। अब ये एक ऐसा स्थिति बनेगा कि उससे अधिक दूर पर ये नहीं जा सकता है, और तब उस परिस्थिति में फिर भी आप नहीं मान रहे हैं जितने के जैसे कण यहाँ पे है ना दूर, इसको बहुत सारा और भी ऊर्जा आप दे दिए, यानी गर्म करते गए, वोल्टता बढ़ाते गए, एक ऐसा स्थिति बनेगा कि इसके कण जितना दूर जाना रहेगा उतना दूर जा सकता है। अब उससे दूर ये नहीं जा सकता, फिर भी आप नहीं मान रहे हैं और उसको गर्म करते जा रहे हैं, तो होगा क्या? इसके कणों से इलेक्ट्रॉन निकल कर एक क्षेत्र में क्या हो जाते हैं? जमा हो जाते हैं, और उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। प्लाज्मा की क्या विशेषता होता है, ना होता है, ये सब बाद में जानेंगे। पहले बताइए कि ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को कुछ कहते हैं क्या? देखिए एक यहाँ पे चलना है चेन, यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठोस, उसके बाद यहाँ लिख रहे हैं द्रव, और यहाँ लिख रहे हैं गैस। देखिए अगर ठोस से द्रव में बदल रहा है तो ठोस से द्रव में बदलने की क्रिया को गलना कहेंगे, गलनांक कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? गलनांक या गलना कहेंगे। ठीक है, या पिघलना भी इसको कहते हैं। कोई ठोस है, अगर गल के वो द्रव में बदल गया, जैसे बर्फ को आप गर्म करते हैं, मान लीजिए पानी बन जाता है, तो क्या कहेंगे कि गल रहा है? तो गल रहे हैं यानी क्या? उसका गलनांक होगा। ठोस से द्रव में बदलने की क्रिया को क्या कहेंगे? गलनांक कहेंगे। अच्छा, द्रव से जब गैस में बदलता है तो इसको वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं?
वाष्पन, ठीक है, वाष्पन कहेंगे या इसको क्वथनांक भी कहा जाता है। द्रव जब उबलता है तो गैस में बदलना चालू हो जाता है, इसको क्या कहेंगे, क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान रखिएगा कि गैस से अगर ठोस बदल रहा है, क्या बोले, गैस से ठोस में बदल रहा है तो इसको कहेंगे ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन कहेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब एक और ध्यान रखिएगा, फिगर बना रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं ठोस, यहाँ पर लिख रहे हैं द्रव और यहाँ पर लिख रहे हैं कौन सी, गैस। अब द्रव से मान लीजिए कोई पदार्थ किस में बदल गया, ठोस में बदल गया, तो इसको कहेंगे जमना। बोलिए क्या कहेंगे, जमना या हिमीकरण इसको कहा जाता है, हिमीकरण भी कहते हैं। अब कोई ध्यान रखिएगा कि ठोस से गैस में बदल रहा है, यहाँ तो गैस से ठोस में बदल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या, ठोस से गैस में, तो ठोस से गैस में डायरेक्ट बदल रहा है तो इसको बोलेंगे ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यहाँ भी ऊर्ध्वपातन ही कहेंगे। और यहाँ ध्यान रखिए कि गैस से अगर द्रव में बदल रहा है तो इसको बोलेंगे संघनन। क्या बोलेंगे, संघनन बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपको 6 ऐसा ही परिभाषा याद हो जाएगा। फिर से सुनिए, ठोस से अगर कोई पदार्थ द्रव में बदल रहा है तो उसको क्या बोलिएगा, गलनांक। क्या बोलिएगा, गलनांक। द्रव से अगर गैस में बदल रहा है तो इसको क्वथनांक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वाष्पन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्वथनांक या वाष्पन। गैस से ठोस में बदल रहा है तो बोलिए इसको क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन। फिर से करें, ठोस से द्रव में बदलने की क्रिया को क्या बोलेंगे, गलनांक। द्रव से गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहेंगे, वाष्पन या क्वथनांक। गैस से ठोस में बदलने की क्रिया को क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन। यहाँ समझिए, द्रव से ठोस में बदलने की क्रिया को क्या कहेंगे, जमना या हिमीकरण। और इसी तरह से जानेंगे ठोस से गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन। और यहाँ गैस से द्रव में बदलने की क्रिया को संघनन कहते हैं। क्या कहेंगे, संघनन कहते हैं। तो ये परिभाषा इतना आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये लिखाना पड़ेगा या समझ जाइएगा, इसे लिख लीजिएगा कि ठोस से द्रव में बदलने की क्रिया को गलनांक कहेंगे, द्रव से गैस में बदलने की क्रिया को वाष्पन या क्वथनांक कहेंगे। और इसी तरह से गैस से ठोस में बदलने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहेंगे, द्रव से ठोस में बदलने की क्रिया को जमना या हिमीकरण कहेंगे, ठोस से गैस में बदलने की क्रिया को क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन कहेंगे, गैस से द्रव में बदलने की क्रिया क्या कहेंगे, संघनन कहेंगे। इसको लिख लीजिए, ये डायग्राम बना लीजिए। और ये क्या है, तो ये पदार्थों की अवस्था परिवर्तन, यानी जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म करेंगे तो किस में बदलेगा, द्रव में। द्रव को गर्म करेंगे तो किस में बदलेगा, गैस में। और गैस को गर्म करेंगे तो एक ऐसा स्थिति बनेगा जब क्या हो जाएगा, प्लाज्मा का निर्माण होगा। गैस को ठंडा करेंगे तो द्रव बनेगा, द्रव को ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा, ठोस। तो ये पदार्थों की अवस्था परिवर्तन भी लिख लीजिएगा और इसको भी बना लीजिएगा। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में। इसके बारे में प्लाज्मा, देखिए प्लाज्मा के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा समझ लीजिए प्लाज्मा क्या होता है। देखिए पदार्थ की उस अवस्था को कहेंगे जिसमें पदार्थ होगा ना वो अत्यंत आयनीकृत गैस के रूप में रहता है। यहाँ पे देखिए आयन निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, आयन बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन निकल कर एक क्षेत्र बनाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। तो क्या बोलेंगे, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ जो होता है अत्यंत आयनीकृत गैस के रूप में रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। अब ये आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर ये होता कहाँ पे, कहाँ पाया जाता है। तो प्लाज्मा ध्यान रखिए सूर्य और तारों में पाया जाता है। क्योंकि सूर्य, अब सोचिए कि सूर्य आप जानते हैं कि सूर्य एक विशाल आग की गोला है। वहां पर अगर कोई चीज को अगर ले जाइएगा तो बोलिए कि क्या वो ठोस अवस्था में रह सकता है, क्या द्रव अवस्था में रह सकता है, क्या गैस अवस्था में रह सकता है, क्या नहीं। गैस जिस ताप पे रहता है ना उससे भी उसका तापमान क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। यानी सूर्य के बाहरी सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है और उसके अंदर केंद्र का तापमान लगभग 1.5 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि गैस का ये ध्यान रखिएगा तापमान जो होता है बहुत कम होता है। अब जानते हैं कि वायुमंडल का तापमान क्या है, 35 से 37 डिग्री सेल्सियस है, जबकि सूर्य का बाहरी तापमान कितना हो गया, 6000 डिग्री सेल्सियस। तो वहाँ गैस का भी अस्तित्व नहीं होता है। जब वहाँ गैस जाता है ना तो गैस के उसका मतलब इस सूर्य के तापमान बहुत अधिक होने के कारण क्या होता है, इसके कारण जितना दूर जाना चाहता मतलब जितना दूर जाना रहेगा उतना दूर चला जाता है। उसके बाद क्या होगा, इसे इलेक्ट्रॉन निकलकर एक क्षेत्र बना देता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। तो ये कहाँ पाया जाता है, सूर्य और तारों में पाया जाता है। अब आपके मन में ये एक और प्रश्न उठना चाहिए कि क्या ये पृथ्वी पर कभी ये स्थिति बनेगा या नहीं बनेगा।
पृथ्वी पर प्लाज्मा पाया जाता है या नहीं पाया जाता, और पाया जाता है तो कब पाया जाता है। तो आप देखिएगा कि जब वायुमंडल में ध्यान रखिएगा, जब गर्जन होता है, गर्जन समझते हैं, बिजली चमकता है, तब की बात कर रहे हैं। तो गर्जन जब आकाश में क्या होता है, दो बादल आपस में टकराता है, तो उनके टक्कर के कारण, सुनिए, उनके टक्कर के कारण क्या होता है, जब दो बादल आपस में टकराता है तो उनके टक्कर के कारण क्या होता है, एक बहुत विशाल, ध्यान रखिएगा, क्या होता है, ऊर्जा क्रिएटिव हो जाता है, ऊर्जा उत्पन्न हो जाता है। ऊर्जा उत्पन्न होने के कारण क्या होता है, वहां जो गैस होता है ना, वो गैस किसमें, वहां गैस के कण से इलेक्ट्रॉन निकलकर एक क्षेत्र बना देता है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोला जाता है प्लाज्मा। और उसी क्षेत्र से विद्युत धारा प्रवाहित होता है, जो एक धारी के रूप में क्या होता है, दिखाई देता है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं कि ये चमक रहा है, बिजली चमक रहा है। किसकी वजह से, प्लाज्मा। ये कब होगा, जब आकाश में दो बादल टकराएगा, तो टक्कर के कारण क्या होगा, अधिक ऊर्जा क्रिएटिव होगा, और अधिक ऊर्जा, यानी ये ध्यान रखिए, अधिक ऊर्जा क्रिएटिव होने के कारण क्या होता है कि गैस के कण से इलेक्ट्रॉन निकलकर एक क्षेत्र बन जाता है, जिस क्षेत्र से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, ये थोड़े समय के लिए ही रहता है, फिर ये धीरे से क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तभी देखिएगा कि चमकता है और हमेशा चमकते नहीं रहता, और ये समाप्त हो जाता है। तो लिखिए, तो प्लाज्मा के बारे में थोड़ा बहुत लिख लीजिए। हाँ, इसकी कुछ और प्रॉपर्टी होता है, और समझ लीजिए। देखिए, ये तो इलेक्ट्रॉन है, आयनीकृत गैस के हैं, तो इलेक्ट्रॉन का कुछ खासियत होता है, ध्यान रखिएगा क्या, कि 11वीं क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन अपने से निम्न ऊर्जा स्तर से जंप करके उच्च ऊर्जा स्तर की ओर जा सकता है, और फिर उच्च ऊर्जा स्तर से जंप करके क्या, निम्न ऊर्जा स्तर की ओर ये फिर से आ सकता है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि ऊपर और नीचे जाने और आने में क्या होता है। देखिए क्या बता रहे थे, ध्यान रखिएगा कि ये इलेक्ट्रॉन का खासियत होता है कि अपने से निम्न ऊर्जा स्तर से जंप करके क्या, उच्च ऊर्जा स्तर पर चला जाता है, और फिर उच्च ऊर्जा स्तर से जंप करके निम्न ऊर्जा स्तर की ओर फिर से आ सकता है। और इस प्रकार से ये जंप करने के कारण ये क्या करता है, एक अच्छे अच्छे रंग प्रदर्शित करता है। आप नियॉन बल्ब, ट्यूबलाइट देखे होंगे, जो शादी ब्याह में लगता है, नाना प्रकार से चमकता है ना, उसमें कौन सा, ये प्लाज्मा के कारण ही, ध्यान रखिए, उसमें नियॉन गैस या मतलब कोई भी निष्क्रिय गैस भर दिया जाता है। जनरली नियॉन, ये नियॉन का नाम सुने हैं ना, कि प्लाज्मा, ये प्लाज्मा मरकरी है, या ये ध्यान रखिए नियॉन टीवी, आजकल टीवी भी आ रहा है, तो देखिए लिखा जाता है प्लाज्मा टीवी, जो कॉस्टली टीवी होता है वो प्लाज्मा। तो प्लाज्मा टीवी होने की वजह से क्या होता है, वो अच्छे अच्छे रंग प्रदर्शित करता है, मतलब रंग में होता है, खूबसूरती प्रदर्शित करता है। जो उसमें चेहरा दिखाई देता है ना, मान लीजिए पिक्चर, वो बहुत खूबसूरती लाइटिंग वाला दिखाई देता है। तो नियॉन बल्ब जो होता है ना, ध्यान रखिएगा, मरकरी वगैरह, उसमें नियॉन भरा जाता है। जब उसमें क्या करते हैं, उसको उल्टा रोटित करते हैं, तो यही अवस्था बनता है प्लाज्मा का। और प्लाज्मा अवस्था ये ध्यान रखिए बनने के कारण क्या होता है, वो अच्छे अच्छे रंग प्रदर्शित करता है, कभी लाल, कभी हरा, कभी गुलाबी, कभी पीला, ये होता है। जंप करता है तब इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर करता है, तो नाना प्रकार के रंग प्रदर्शित करता है। साथ में ये ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन होता है, प्लाज्मा क्या है, आवेशित कण होता है। आवेशित कण होता है तो ये क्या होता है, विद्युत के सुचालक भी होता है। क्या होता है, विद्युत के सुचालक। तो इसका कुछ प्रॉपर्टी हो गया, ये ध्यान रखिएगा। उतना ज्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत पढ़ना है। लिख लीजिए, बोल रहे थे, बोल रहे प्लाज्मा देखिए, पदार्थ की वह अवस्था है, पदार्थ की वह अवस्था है, पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें, पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें, पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें पदार्थ अत्यंत आयनीकृत गैस के रूप में पाया जाता है। पदार्थ अत्यंत आयनीकृत गैस के रूप में पाया जाता है। अत्यंत आयनीकृत गैस के रूप में पाया जाता है। अत्यंत आयनीकृत गैस के रूप में पाया जाता है। हो गया, पाया जाता है। और भी बहुत सारा ध्यान रखिए, ये इसके बारे में आप जान सकते हैं, लेकिन उतना पढ़ना नहीं है, बस इतना जान लीजिए। हाँ, ये कहाँ पाया जाता है, सूर्य और तारों में। पृथ्वी पर कब पाया जाता है,
जब ध्यान रखिएगा वायुमंडल में दो बादल आपस में टकराते हैं ना, कुछ क्षण के लिए ये उत्पन्न होता है और फिर क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। समझ लिए, बस इतना जाने। अच्छा, इसको पदार्थ की चतुर्थ अवस्था भी बोलते हैं, तो लिख लीजिए। देखिए, इसे पदार्थ की चतुर्थ अवस्था भी कहा जाता है, इसे पदार्थ की चतुर्थ अवस्था भी कहा जाता है, इसे पदार्थ की चतुर्थ अवस्था भी कहा जाता है, इसे पदार्थ की चतुर्थ अवस्था भी कहा जाता है।